हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOC 134, जिसका फुल फॉर्म है जिसका जो फुल नेम है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो कि इस जो वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे वो रहेंगे हमारे जून 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जो कि BCOC 134 में हम एज्यूम करते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं बाकी एज़ कम्पेयर टू और अदर क्वेश्चन पेपर, तो वो हम सारे इसमें बहुत ही डिटेल में एनालिसिस के बाद हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था BCOC 134 में, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें ये क्वेश्चन जो था वो था मैट्रिक्स से। इसमें हमें क्या दिया हुआ था, इसमें हमें 3 शॉपकीपर्स ABC हैं, ये जो कि गिवन है। उसने हमारे जो स्टोर है उससे एक स्टेशनरी बाय की है और उसको हमें एज अ मैट्रिक्स यूज़ करके सॉल्यूशन देना है उसका। तो उसमें क्या था कि हमारा ए ने जो परचेज़ किया है 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन्स एंड 6 डजन पेंसिल्स जो हैं वो उन्होंने परचेज़ किए हैं। ऐसे ही बी ने 10 डजन नोटबुक, 6 डजन पेन और 7 डजन पेंसिल। ऐसे ही सी ने 11 डजन नोटबुक, 13 डजन पेन एंड 8 डजन पेंसिल्स की हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें जो परचेज़ दी हुई है, सबसे कंफ्यूजिंग इसमें ये रहेगा, जो परचेज़ दी हुई है वो दी हुई है डजन्स में। तो डजन्स में मतलब 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स। तो अगर 12 डजन पेंसिल है दैट मीन्स ये 12 इंटू 12 दैट इज़ 144 पेंसिल्स हैं। लेकिन होंगे कितना, ये 12 डजन। और जो हमारा रेट गिवन है इसमें वो दिया हुआ है हमारे ईच पेंसिल का। तो यहाँ पर 1 डजन का रेट नहीं दिया हुआ है, तो या तो हम डजन के रेट को, जो हमारे डजन का रेट है उसको हम, जो इंडिविजुअल पेंसिल का जो रेट हमें दिया हुआ है उसको हम डजन के रेट में कैलकुलेट कर लें, या फिर हम अपनी ये जो आइटम्स की जो क्वांटिटी हमें दी हुई है या तो हम उसको कन्वर्ट कर लें। तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, 9 है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ जो हमारा इंडिविजुअल आइटम का जो कॉस्ट है वो 1 है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि हम जो हमें प्राइस दिया हुआ है लाइक 40 दिया हुआ है, तो इसको हम 1 डजन में कन्वर्ट करके चलेंगे। दैट मीन्स 40 मल्टीप्लाई बाय 12 करके चलेंगे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 12 तो मतलब इतना हमारा 480 1 डजन नोटबुक का रेट होगा। तो अब हम रेट को कन्वर्ट करके चलेंगे बजाय कि हम अपनी क्वांटिटी को कन्वर्ट करें। तो अब हम मान लेते हैं x, y और z मान लेते हैं। नोटबुक 1 डजन नोटबुक को x मान लेते हैं, y पेन्स को और z हम पेंसिल्स को मान लेते हैं। तो ऐसे ही अब हम आगे चलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में जो कन्वर्ट किया है तो उसमें हम लेके चलेंगे। अब हम इसकी इक्वेशंस बना के चलेंगे कि 12 डजन पेंसिल, 12 डजन नोटबुक्स, x जो थी हमारी नोटबुक थी ना, तो x इज इक्वल टू नोटबुक, 5 y इज इक्वल टू हमारे पेन थे और 6 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू पेंसिल थी। तो अब हम ये मान लेंगे 12 डजन नोटबुक, 5 डजन पेन एंड 6 डजन पेंसिल। ये टोटल हमारा बिल आएगा इनटू मल्टीप्लाई बाय इनका जो प्राइस है, और ये आएगा हमारा बिल ऑफ A, ये बिल ऑफ B, ये बिल ऑफ C। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि x, y और z ये है हमारा प्राइस है एक तरह से। जो नोटबुक का x जो है वो हमारा प्राइस नोटबुक का रहेगा, और जो हमारा पेन है वो हम उसका प्राइस हमारा y रहेगा, और पेंसिल का प्राइस हमारा z रहेगा। लेकिन प्राइस जो हमें इंडिविजुअली गिवन है वो हम कन्वर्ट कर लेंगे डजन्स में। दैट मीन्स 40 मल्टीप्लाई बाय 12, एक डजन नोटबुक का प्राइस है 480, 1 डजन पेन का प्राइस है 150 और 1 डजन पेंसिल का प्राइस है 42। ये हम कन्वर्ट करके चलेंगे इसको। तो इससे हमने फिर मैट्रिक्स बना, इक्वेशन, ये हमने इक्वेशंस बनाए थे और इक्वेशन से फिर हमने अपनी मैट्रिक्स बना ली। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 480 बिल ऑफ A, तो ऐसे ही आ गया बिल ऑफ B, बिल ऑफ C। और इसका मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें ऐसे करना होता है। x, y, z हमारे पास आ गया, x 480, y 150 एंड z 42। तो इन तीनों को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 12 मल्टीप्लाई बाय x, 5 मल्टीप्लाई बाय y, 6 मल्टीप्लाई बाय z। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन था वो था हमारा, ऐसे ही हमने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, कैलकुलेशन आपको करनी है, दैट्स इट। और सेकंड ऐसे ही हमें दिया हुआ है इसमें, स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच फंक्शन। अब इसमें हमें 2 फंक्शन गिवन है, f(x)
एंड अच्छा हाँ इसमें हमें दिया हुआ है स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है। तो किस एक्स की क्या वैल्यू हम डालें जो इस एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आए। तो अब हमें डालना है कि एक्स जो है वो कितने नंबर से कम होना चाहिए जिससे कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस देन 0 रहे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे हम x का। तो dy बाई डी एक्स अगर हम x का करते हैं तो ये आएगा 4x माइनस 8, मतलब इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन के लिए हमें देखना होगा डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 4x। x की पावर 1 आ गई तो 4x, माइनस में 8 है तो x की वैल्यू x 1 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 0 होता है तो वो हमने लिखा नहीं है। तो यहाँ हम x को 4x माइनस 8 इज लेस देन 0, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू जो है 0 से कम होनी चाहिए। तो वहाँ हम एफ एक्स की जगह अपना डिफ्रेंसिएशन की जो इक्वेशन आई है वो हम डाल देंगे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब x जब भी x की वैल्यू लेस देन 2 रहेगी तो ही ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग में रहेगा। मतलब x की वैल्यू जब 2 से कम रहेगी, 2 नहीं 2 से कम जब रहेगी तब जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें ये हर पेपर में एक क्वेश्चन होता ही है डिफ्रेंशिएशन से। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया हुआ है dy बाई डी एक्स निकालना है हमें सारी इक्वेशंस का, जो कि हर पेपर में एक क्वेश्चन होता ही है हमारा डिफ्रेंशिएशन से, और उसमें चॉइस भी होती है कि 6 या 7 हमें आइटम गिवन होते हैं, उसमें से हमें 4 और 5 करने होते हैं। बट सॉल्यूशन में हम सारे इंक्लूड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट था ए था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब हम इसमें क्या करना था, हमें dy बाई डी एक्स निकालना था। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अब जहाँ पर x है वहाँ पर तो करना आसान है, अगर इसमें सिर्फ x होता तो हमारे लिए इजी होता है कि ठीक है हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, लेकिन इसमें क्या है x भी है और y भी है। तो y को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, y के साथ हमें dy बाई डी एक्स भी लिखना होगा, क्योंकि y को हम x, ये इक्वेशन को हम y लेके x से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर x है तो वहाँ पर हमें y को अलग से dy बाई डी एक्स लिखना होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हम नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू x। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब x 3 यहाँ आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगी तो 3x स्क्वायर। और मल्टीप्लिकेशन है तो आपको क्या करना होगा, पहले x स्क्वायर का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और y एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस में y का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और x एज इट इज़ रहेगा। दैट मीन्स पहला इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2xy प्लस जब y का करेंगे तो x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और y की जगह जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया 1 तो ये यहाँ पर रह गया y, और प्लस में 2y dy बाई डी एक्स आएगा, तो यहाँ पर 2y का डिफ्रेंशिएशन हो गया और y का डिफ्रेंशिएशन हो गया और ये आ गया dy बाई डी एक्स। ऐसे ही हमारा यहाँ पर रहेगा dy बाई डी एक्स। अब ऐसे ही यहाँ पर 2y आ गया, x एज इट इज़ है और dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आएगा y क्यूब, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3y स्क्वायर और यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स। तो और एज इट इज़ 81 कांस्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स एक साइड पर लेकर आएंगे, तो dy बाई डी एक्स वाली जितनी भी टर्म्स है वो सब एक तरफ आ जाएंगी, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो टर्म सारी एक तरफ आ जाएंगी। दैट मीन्स ये और dy बाई डी एक्स एक तरफ आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ये dy बाई डी एक्स जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और इसको हम इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स।
तो नेक्स्ट जो ये टफ नहीं है, पर इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ लानी है, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो टर्म एक तरफ, और उसके डिनोमिनेटर में जब ये आ जाएंगे वहाँ से फिर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और जो टर्म है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। दैट मीन्स हमें डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल गया। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था हमारा वाई दिया हुआ था x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का क्यूब और x+5 का x+5 टू द पावर 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन में है तो सबसे पहले हमें तरीका आना चाहिए। तो तरीका इसका ये कि हमें दोनों साइड लॉग लेना होगा। तो जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो जो हमारा फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में है उसकी जगह प्लस आ जाएगा, और लॉग लेके फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे कि इधर हमने लॉग वाई लिया तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/y, और इधर हम लॉग लेके करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और जो वैल्यू पावर में है वो हमारे मल्टीप्लिकेशन में है। लाइक x+3 का होल स्क्वायर है तो 2 log x+3 प्लस में 3 log x+4 प्लस में 4 log x+5। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को एक अगर हम मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 अपॉन log x का, log x अगर हमारा है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या 1/x। तो इस पूरी टर्म को अगर हम 1/x मान लेते हैं तो ये आ गया 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+3, ऐसे ही ये वाला और ऐसे ही दिस वन। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले लेंगे, और y को जब हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में निकालेंगे तो y की वैल्यू हमें ऑलरेडी इसमें गिवन है ये, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, और ये हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अब इसमें भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। c हमें जो गिवन था वो था x = 280² और y टू दी पावर 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर x की टर्म में y नहीं है और y की टर्म में x नहीं है, तो हमें x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा विद t, और एज इट इज़ हमें y का करना होगा विद t। तो अब जब हम इन दोनों को डिवाइड बाय कर देंगे dx बाई dt अपॉन में dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, तो डी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें हमारा dy बाई dx मिल जाएगा। तो ये हमें इस तरीके से करना होगा, टफ नहीं है, पर हमें इसमें जो हमारी हिंट होती है या आप कुछ भी कह लो, फॉर्मूला होना चाहिए या ट्रिक होनी चाहिए, तो वो हमें आनी चाहिए। तो dy बाई dx और dy बाई dx बाई dt और dy बाई dt हमें निकालनी होगी, तो ये आ जाएगा 480 और ये 480 क्यूब। अब डिवाइडिंग बोथ, तो इससे हमारा आ जाएगा dy बाई dx आ गया, और 480 क्यूब को 480 से तो आ जाएगा t²। ये आ गया हमारा dy बाई dx। नेक्स्ट हमें दिया हुआ था d की y दिया हुआ था 5 + √x अपॉन में 5 - √x। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है या एक आप कह लो कि ये इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन टूल से, जहाँ पर हमें जो डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है वो ऊपर अगर एक फंक्शन दिया हुआ हो और नीचे भी प्रॉपर एक फंक्शन दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये फॉर्मूला gx, नीचे वाले को हम बोलेंगे gx, ऊपर वाले को हम बोलेंगे fx। तो gx dy बाई dx ऑफ fx माइनस में fx dy बाई dx ऑफ gx अपॉन में gx का स्क्वायर। तो अब हम एज इट इज़ इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने ये दिखा दिया यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, हमारा यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और दिस की। अब ये जब हम वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आता है 5 प्लस में x अंडर रूट है, तो मतलब अंडर रूट की पावर कितनी होगी 1/2। तो 1/2 को जब हम करेंगे, तो जब अंडर रूट का हम करेंगे तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ x की पावर 1/2 3 माइनस में 1, तो x टू दी पावर -1/2 आ जाएगी, दैट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट x। तो 1/2 तो यहाँ पर है ही, और 1/√x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2√x। तो ये ऐसे आया है, एज इट इज़ ये आ जाएगा हमारा। और जब हम पूरा इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और अंडर√x है तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट था हमारा y = ये दोनों भी हमारे अब मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन दिए हुए थे, तो ऐसे ही हम जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही हम इसको भी लॉग में लेके करेंगे।
तो जब हम लॉग में लेके करेंगे तो ये आ जाएगा। प्लस लॉग में लेने के बाद हमें एक चीज़ देखनी होगी, जब हम लॉग x के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट क्या होगा, जैसे log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2/x। तो इस तरीके से हमें इसे करना होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y, ऐसे ही हमें 3 2/2x ये ऐसे आ जाएगा। अब y की वैल्यू हमें वापस यहाँ पर डालनी होगी और ये हमारा आ जाएगा। तो dy/dx आ गया हमारा y ये, और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है तो y की जगह हम ये लिख देंगे और ये हमारा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा dy/dx ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा y = होल अंडर रूट दिया हुआ x + 1 x - 1। तो यहाँ भी हम अब यहाँ पर एक हमें ट्रिक क्या लगानी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, dy/dx तो हमें यहाँ से भी मिल जाएगा पर ये एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट मतलब हमने x + 1 और x - 1 का डिफ्रेंशिएशन तो किया ही नहीं। तो हमें इसमें एक तरीका हम लेके कर सकते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, पहले नॉर्मल फॉर्मूले से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dy/dx हमारा आ गया, फिर हम अंदर वाले का करेंगे। तो एक तरह से आप इसको ये कर लेके भी कर सकते हो कि y = √u, इसका पहले हम डिफ्रेंशिएशन करें दैट इज़ dy/du, और उसके बाद हम u का करें विद x तो du/dx। तो अगर हमें dy/dx चाहिए तो dy/du × du/dx, u से u कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ जाएगा हमारा dy/dx। तो पहले हम ये करके भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। पहले आप चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, उसके बाद इसमें अब ये इसकी उसमें आ गया fx/gx, इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसको फिर यहाँ पर फिर हम अपना क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा, इसमें हमारे 2 रूल लगेंगे। तो इसमें हमारे क्वोशिएंट रूल से भी हम लगा सकते हैं fx/gx। तो ये अगर हम ऐसे लगा देंगे तो ये हमारा पहले आ जाएगा u आ जाएगा, और u को फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों फंक्शंस को आपस में, तो फिर हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम u का डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, जो सिर्फ हमने इसका डिफ्रेंशिएशन हमने निकाल लिया तो ये हमारा ये आया। अब इसको और उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जैसे dy/du ×du/dx, तो ये आ गया हमारा dy/dx। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हमारा ये आ जाएगा, लाइक 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/1 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और x - 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इन दोनों की वैल्यू को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x⁴, यहाँ पर x² है, इनटू में x - 1 की पावर -1/2 है, और यहाँ पर x + 1 की पावर 1/2 है। तो ये ऊपर अगर माइनस की पावर है तो ये अंडर रूट में नीचे आ जाएगा, मतलब x + 1 का अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे होने के बाद भी पावर माइनस है तो फिर हम इनको आपस में माइनस कर देंगे। तो 2 × 2 = 4 - 1 3/2, ये हमारा अल्टीमेट आ जाएगा। तो ये थे हमारे डिफ्रेंशिएशन में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमें गिवन था, इसमें 2 फंक्शंस हमें गिवन है FOG एंड GOF। अब इसमें हमारा एक सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर हमें FOG निकालना है तो F फंक्शन में हम GX को डाल देंगे, और GOF निकालना है तो G फंक्शन में हम F को डाल देंगे। अब पहले हम F फंक्शन में G को डालेंगे तो F फंक्शन में जहाँ पर भी x की वैल्यू है वहाँ पर हम x की वैल्यू gx डाल देंगे। तो अगर हम ये डालेंगे तो हमारा ये आया, ये हमने सॉल्व कर लिया, तो FOG हमारा आ गया। ऐसे ही हम एज इट इज़ हम GOF जब निकालना है तो x - 1, तो पुट x = x² + 2, क्योंकि यही हमारा जो था यही हमारा fx था। तो यहाँ जब हम fx डाल देंगे तो इसकी वैल्यू जो हम डालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था इसी क्वेश्चन का B पार्ट, जो कि था इफ डिमांड फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय P, डिमांड फंक्शन इतनी गिवन है तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा, टोटल रेवेन्यू मतलब अगर प्राइस हमारा, डिमांड हमारी इतनी दी हुई है, डिमांड मतलब अगर किसी चीज़ की डिमांड 100 है तो उसका हमारा कितना हम बेचेंगे, जो हमारी जो प्राइस है वो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है हमारा वो कितना होगा, तो कितना हम बेचेंगे तो कितना रेवेन्यू आएगा। तो उसमें हम क्या करें, टोटल रेवेन्यू हम मान लेंगे P × x, x जो है ये P × ये फंक्शन, और x मतलब हमारा जो प्राइस है, तो x × 8000 माइनस ये जो हमारा डिमांड है वो, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू
टोटल रेवेन्यू मतलब इसमें हमने अपने डिमांड मल्टीप्लाई बाय हमारा प्राइस जो कि हमारा एक्स था, तो ये जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये है हमारा टोटल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो उसका एक ट्रिक है कि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कर दें टोटल रेवेन्यू को तो आ जाता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम इस टोटल रेवेन्यू को डी वाई बाई डी एक्स कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 8000 माइनस में 80x माइनस में 3x²। ये कॉमन नॉर्मल चेन रूल से ही हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हमें इसमें एक चीज़ और पूछी है, नेचर ऑफ फर्म। तो नेचर ऑफ फर्म कैसे होता है? नेचर ऑफ फर्म अगर इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें और अगर ये डाउनवर्ड स्लोप में जाता है दैट मीन्स नॉट अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। अब ये एक तरीका होता है निकालने का कि अगर हमारा जो ग्राफ है अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस पे और हमारा जो ग्राफ है वो नीचे जाता है दैट मीन्स ये जो है ये इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है और ये मोनोपोलिस्टिक है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। तो दैट मीन्स हम जितनी ज़्यादा मतलब हमारा डिमांड बढ़ती जाएगी हम उतना ज़्यादा अपना प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा तो हम क्या करते हैं प्राइस भी हाई कर देते हैं, वो नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह से हम एक तरह से ये बता सकते हैं कि अगर ये हमारा स्लोप डाउनवर्ड है तो ये मोनोपोली है इस फर्म की जो है वो मोनोपोली है इस फील्ड में। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नॉट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, मतलब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। जनरली क्या होता है ना, जब जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ हम प्राइस जो है वो अपना कम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो हम अपना प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब अगर हमने किसी को एक अमाउंट दे दिया, हर साल वो इंसान उस पर उतना इंटरेस्ट देगा और हर साल हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे अगर मैंने किसी को 10,000 रुपये दे दिए और वो 10% मुझे इंटरेस्ट दे रहा है तो वो हर साल मुझे 10% मतलब 10,000 का 10% 1,000, नेक्स्ट ईयर भी 1,000, थर्ड ईयर भी 1,000 देगा, तो सेम रहेगा। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब अगर एक साल का इंटरेस्ट आ गया, लाइक अगर नेक्स्ट एक बार मैंने 10,000 रुपीज़ दे दी और एक बार मेरा इंटरेस्ट आ गया 1,000, तो नेक्स्ट ईयर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 पे ना मिलकर 11,000 पे मिलेगा मुझे 1,100। दैट मीन्स मेरा 100 रुपीज़ का और फायदा है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 1,000 ही मिलता है। तो यहाँ पर बस यही पूछा था कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप बता दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हम सिंपल निकाल देंगे, 10,000 पे कितना है 5 ईयर्स में 5,000 मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर कम आता है दैट मीन्स हमारी कहीं कैलकुलेशन एरर है। तो यहाँ पर हम जो इसका फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। दैट मीन्स इतना हमारा इंटरेस्ट आया। दैट मीन्स अगर सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 5,000 मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देखें तो वो 6,105.10 हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हमारा स्टैटिस्टिक्स से। लाइक इस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, वन इज़ पार्ट ए एंड सेकेंड इज़ पार्ट बी। पार्ट बी में जो होता है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो स्टैटिस्टिक्स में पहला प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन था वो था हमारा, ये हमारे पास 2 फर्म हमें गिवन है ए और बी, जिसमें दिया हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, एवरेज सैलरी और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमें गिवन है। इससे हमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पहला कौन सी फर्म ज़्यादा सैलरी पे कर रही है। ज़्यादा सैलरी कैसे पता लगेगा? एवरेज सैलरी को जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी। मतलब एवरेज सैलरी मतलब एक एम्प्लॉय को हम इतनी एवरेज सैलरी दे रहे हैं, तो उसको जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट मीन्स हमने टोटल सैलरी इतनी दी है। तो टोटल सैलरी जब हम देंगे दोनों फर्म की तो हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, इतनी फर्म ए दे रही है और 36 लाख जो है वो फर्म बी दे रही है। दैट मीन्स बी जो है वो लार्जेस्ट सैलरी पे कर रही है। अब सेकंड जो है वो हमें गिवन है कि किस फर्म ने ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी। वेरिएबिलिटी हम किससे मेज़र करते हैं? वो हम मेज़र करते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से जब हम मेज़र करते हैं तो उससे वो हमें बताता है कि हमारा वेरिएशन कितना है सैलरी में। तो जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब वेरिएशन कितना है, तो जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो है सैलरी में वेरिएशन कितना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें गिवन है, एवरेज मीन मतलब हमारी जो एवरेज सैलरी है इंटू 100। तो यहाँ पर ए का 1% आया है और बी का कितना आया है, बी का भी 1% आया है। दैट मीन्स हमारी जो दोनों फर्म हैं उनकी दोनों ही जो सैलरी देने की वेरिएबिलिटी होती है वो सेम है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता कि कौन सी फर्म ज़्यादा वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल मतलब कौन सी फर्म ज़्यादा वेरिएशन मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो सेम लेवल पे ही दोनों फर्म की सैलरी जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी में बहुत ज़्यादा है किसी में बहुत कम है, या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग वेरिएशंस हैं कि नहीं किसी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा है बहुत कम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों फर्म में सेम है। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है, पहले हमें कंबाइंड एवरेज सैलरी निकालनी है और दूसरा हमसे पूछा है कंबाइंड वेरिएंस ऑफ बोथ द फर्म्स। तो कंबाइंड एवरेज सैलरी ऐसे ही हम इजी है ये भी, कंबाइंड एवरेज सैलरी हम निकालेंगे दोनों फर्म की सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो दोनों फर्म की टोटल सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एवरेज सैलरी कंबाइंड एवरेज सैलरी हमारी इतनी है। अलग अलग देखें तो एक की 16,000 है, एक की 18,000 है, लेकिन अगर कंबाइन देखा जाए तो इतनी है। और ऐसे ही अब हम कंबाइंड वेरिएंस निकाल लेंगे। अब इसमें एक चीज़ हमें स्टैटिस्टिक्स में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन फार्मूलाज। यहाँ फार्मूलाज हमें याद करने पड़ेंगे। लाइक कंबाइंड वेरिएंस टफ नहीं है लेकिन लेंदी है क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला है वो बहुत बड़ा है। अब अगर ये इस फॉर्मूले में एक भी टर्म ऊपर नीचे हुई, लाइक N2 अगर हमने यहाँ लिख दिया और N1 यहाँ लिख दिया तो फिर दोनों गलत हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमारा ये है। बाकी वैल्यूज़ पुट करना फॉर्मूले में मुश्किल नहीं है। जैसे कि एवरेज सैलरी हमने निकाल ली तो यहाँ पर हमें क्या करना है 100। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हम कर देंगे। अब यहाँ पर x बार 1 माइनस एक्स बार c का मतलब है कि जो हमारी एवरेज सैलरी है माइनस में कंबाइंड एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी माइनस में कंबाइंड एवरेज सैलरी अभी माइनस में आ गया, लेकिन इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, एवरेज सैलरी माइनस में कंबाइंड सैलरी, तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। और ये भी यहाँ पर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9,19,022.22। ये आ गई हमारा कंबाइंड वेरिएंस और यह आ गया हमारी एवरेज सैलरी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें ये गिवन है। अब यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें एक शुगर फैक्ट्री की प्रोडक्शन गिवन है और ईयर वाइज गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या डायरेक्टली हमें बोला गया कि यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ट्रेंड यूज़ करके मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करके। तो जब हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर y क्या होता है प्रोडक्शन, x होता है टाइम वेरिएबल और a b जो होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो 2019 मतलब इसमें से हम मिड ईयर निकालते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 दिया हुआ है तो मिड क्या हुआ 3, तो इसको हम एक मिड ईयर ले लेते हैं और इसमें हम जो डालेंगे वैल्यू हम 0 डाल देते हैं और फिर ये 0 2019 माइनस में 2017 तो ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। तो ऐसे हम मिड ईयर एक ले लेते हैं। तो a जो होगा वो समीशन ऑफ y अपॉन x हो जाए y अपॉन n हो जाएगा और b हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला हमें आना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड नहीं बना सकते। तो a और b हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर और x और y भी हमें पता होना चाहिए और मिड वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए कि मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो सेम ऐसे ही जस्ट फॉर कैलकुलेशन y और x हम निकाल लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इससे हमारा समीशन एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, समीशन एक्स वाई भी आ जाएगा और समीशन ऑफ y भी आ जाएगा। तो ऐसे ही जब हम वैल्यू में हम पुट, स्टैटिस्टिक्स मुश्किल नहीं है पर हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो a की वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो a और b हमारे आ गए, a b हमारे आ गए, y तो लाइन हमारी बन गई, x जो है वो तो हमारा कोड है ही। तो y जो हमारी है वो प्रोडक्शन। तो ये एक
सिंगल फॉर्मूला आ गया कि हर ईयर की प्रोडक्शन हमें कैसे निकालनी है। दूसरा हमसे फिर पूछी भी है, फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2025। अब सबके लिए एक हमारे पास आ गई। अब हमसे पूछे कि 2025 की बताओ, तो हमें गिवन है सिर्फ 2021 तक, तो हम 2025 की कैसे निकालेंगे? ये हम किसी भी ईयर की निकाल सकते हैं यूजिंग दिस लाइन ट्रेंड। तो y25 कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू हमें पता है 4.5x, ये हमें ईयर दिया हुआ है, ईयर क्या है 2025। तो यहाँ से हम चेंज कर लें कि 2019 हमने जो मिड ईयर लिया था उससे 2025 का कितना गैप है। तो कितना गैप है मतलब उतना ज़्यादा ये वेरिएशन हुआ, उतना मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हुआ होगा। तो हम ये 2025 माइनस 2019 कितना आया हमारा, ये हमारा 6 आ जाएगा। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस में 80, ये हमारा इतना आ जाएगा। मतलब 2025 में जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो होगा 53 किलोग्राम्स। तो लाइन की वजह से हम 2025, 17 किसी का भी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।